हाय आदिल, आदर्श, शीतल, वर्षा, वर्षा नहीं शायद. Am I audible to all of you? Yes or no? Yes, ma'am. All right. Good morning दिव्या. दिव्या टाइम से लॉगिन किया कर बच्चे. 10-15 मिनट लेट आते हो तुम लोग. 15 मिनट तो तुम लोगों का वेट करने में निकल जाते हैं क्लास में. All right, चलो. कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग क्लास में? Can anyone give me any idea? बोमन कैप्सूल पढ़ लिया मैं. हमने पूरा सारे पार्ट्स पढ़ लिए थे नेफ्रॉन के, राइट? We discussed about the nephron and its structure. We discussed about the structure of nephron, right? पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर का सीक्वेंस हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में. Did you guys practice the diagram I told you of nephron? Yes or no? Yes, ma'am. किसने प्रैक्टिस किया मुझे बताओ. डेली के टास्क तुमसे नहीं होते हैं. मनिंदर यस मैम कर लिया था. किया था? ठीक यस है. मैम. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होते जाओगे चीजों में. इस चीज का ध्यान रखना, अदरवाइज फिर ऐसे रहेंगे टॉपिक मोटा मोटा ऊपर से पढ़ लिया नहीं पढ़ा. एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम बिकॉज अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेशन ना. अभी तो यू डू हैव टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स टू फॉलो. अदरवाइज तो आगे जाके फिर पाइल अप होती जाएगा सिलेबस सब चीजें, तो फिर भी चीजें मिस हो जाती हैं. ऑलराइट, चलो. रिमेंबर सिंस क्लास, ओके. कितना याद है तुमको? ऑलराइट, ये जो ये वाला ये कैप्सूल की लेबलिंग है. व्हाट इज दिस कैप्सूल? टेल मी दैट. बोमन कैप्सूल. ग्लो कैप्सूल है ये. ग्लोमरुलस. ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है. ओ तो फिर ये क्या है? अंदर रेड कलर का जो पार्ट है ये क्या है? बोमन कैप्सूल. सॉरी. राइट, ये ग्लोमेरुलस है और ये बॉमन्स कैप्सूल है. ऑलराइट, ये वाला जो पाइप है ये वाला, व्हाट इज दिस? इसका नाम क्या है? कलेक्टिव ट्यूब्यूल. बताओ. कलेक्टिव कलेक्टिव ट्यूब्यूल यस मैम. या कलेक्टिंग डक्ट. चलो, ये हेयर पिन जैसा जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? Everyone, please, everyone, just unmute yourself and give me the answer. Loop of Henle. Bowman's loop of Henle, right? नेक्स्ट चलो. लूप ऑफ हेनली में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये क्या है? दिस वन. असेंडिंग लिम्फ मैम. असेंडिंग लिम्फ, राइट. असेंडिंग लिम्फ, ठीक है. और जैसे ये बॉम्स कैप्सूल है ना, बॉम्स कैप्सूल से जो ट्यूब निकल रही है ये वाली, ये कौन सी है? इसका नाम क्या है बताओ. मैम बॉमन कैप्सूल. बॉमन कैप्सूल से जो ट्यूब निकलती है, बॉमन कैप्सूल से जो ये ट्यूब निकल रही है ये वाली, यहाँ से ये, इसका नाम क्या है? ऑलराइट, आई गॉट आंसर फ्रॉम शीतल. पीसीटी. पी की फुल फॉर्म क्या होती है पीसीटी में? मैम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ट्यूब्यूल, राइट. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, याद रखना. ओके, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ऑलराइट. और ये वाला कौन सा लिम्ब है? ये वाला हेनली का ये वाला पार्ट कौन सा है? डिसेंडिंग लिम्फ. डिसेंडिंग लिम्फ, ठीक है. नाम याद रखना. नाम याद होंगे तभी तो हम लोग आगे जाके मैकेनिज्म पढ़ पाएंगे ना. ऑलराइट, एक और चीज मुझे इस डायग्राम में दिख रही है, वो क्या है? ये लाल रंग का जाल सा दिख रहा है ब्लड वेसल का, है ना? एक अलग सा नेटवर्क दिख रहा है यहाँ. What is this? ये क्या होता है? इसकी बात हमें अब करनी है, ठीक है. So we'll start with this. What exactly that particular part is? That is called as vasa recta. क्या बोलते हैं हम उसको? vasa recta. वो क्या होता है? मान लो I have a glomerulus here. Just let me. ये मेरा ग्लोमेरुलस मैं बनाना चाह रही हूँ यहाँ पे कॉर्टेक्स मेडुला, ठीक है. तो what happens is these are my blood vessels here, ठीक है. ये मेरा तुम्हारा क्या है? ग्लोमेरुलस है. यहाँ पे आई हैव दिस बॉमन्स कैप्सूल. यहाँ से मेरा पीसीटी आ रहा है, ठीक है. पीसीटी से मैं नीचे आई. सो दिस इज माय लूप ऑफ हेनली.
ऑलराइट, और यहाँ से मेरा फिर DCT आ जाएगा, DCT यहाँ से करके बाहर निकल गया मेरा, दिस इज माय कलेक्टिंग डक्ट हेयर। सो मैंने एक गंदा सा डायग्राम बना दिया है यहाँ पे किसका, नेफ्रॉन का, ठीक है। दिस इज माय कॉर्टेक्स एरिया एंड दिस इज माय मेडुलरी एरिया, बस इतना ही टाइम लगता है इस डायग्राम को बनाने में। ऑलराइट, अब क्या होता है, ये एफरेंट आर्टीरियोल थे जो अंदर जा रहे थे और ये है इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि इफरेंट आर्टीरियोल जाएंगे, बाद में जाके रीनल वेन का पार्ट बन जाएंगे, पर रीनल वेन का पार्ट बनने से पहले, ठीक है, व्हाट दे डज इज वो इस तरीके से यहाँ पे आते हैं, और जो तुम्हारा ये PCT है, ये तुम्हारा लूप ऑफ हेनली है ना, इसके अराउंड ऐसा पूरा एक नेटवर्क बना लेते हैं, इसके अराउंड पूरा एक ऐसा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, बिकॉज दीज आर कैपिलरीज, दीज आर आर्टीरियोल्स, ट्यूब के आसपास ये कैपिलरी का ऐसे जाला बन जाता है पूरा, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। इस जाल को, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं क्या, वेजा रेक्टा, ठीक है, वेजा रेक्टा। दिस इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सिस्टम। अराउंड लूप ऑफ हेनली, ठीक है, बात समझ में आई, यस और नो, इज इट क्लियर एवरीवन? बेसिकली Yes, इसका ma'am. फंक्शन क्या होता है वेजा रेक्टा का, एनसीईआरटी का ना डायग्राम हमें समझ ही नहीं आता कभी, नेफ्रॉन का ना 10th में समझ में आता है, अभी बना होगा वो भी समझ नहीं आएगा, बिकॉज ये जो वेजा रेक्टा होती है ना, सारे डायग्राम को खराब कर देती है। मतलब मैंने इतना प्यारा डायग्राम बनाया नीचे इसके, और ऊपर मुझे ये बनाना पड़ गया। फंक्शन क्या होता है वेजा रेक्टा यानी ट्यूबुलर कैपिलरीज का, हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ते हैं, वहां पे इसका रोल होता है इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, कि हमारी बॉडी से बहुत बैलेंस अमाउंट में यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं। अगर हम पानी ज्यादा पी रहे हैं तो यूरिन ज्यादा आएगा, हम पानी नहीं पी रहे हैं तो बॉडी कम यूरिन एक्सक्रीट करेगी। डाइल्यूटेड कॉन्सेंट्रेशन, कितना पानी, कितना सॉल्ट, शुगर जाएगा नहीं जाएगा, अमीनो एसिड जाएंगे नहीं जाएंगे, एवरीथिंग इज वेरी वेल प्लान्ड विद इन आवर बॉडी, एंड दैट प्रोसेस ड्यू टू विच the urine gets concentrated, ठीक है, यूरिन बैलेंस होता है, एक्सेस ऑफ वाटर यूरिन से थ्रू बाहर नहीं निकलता, हमें पानी लॉस ही नहीं करना, हम वैसे ही पानी नहीं पीते, ठीक है। दैट प्रोसेस, इन दैट प्रोसेस वेजा रेक्टा हेल्प्स, ठीक है। चलो हमने इसकी बात कर ली, हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब हमें बात करनी है नेफ्रॉन के टाइप्स की, उसके बाद हम उसके फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है, जो कि यूरिन बनाना। सो नेफ्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ हेनलीज लूप, ठीक है, नेफ्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ हेनलीज लूप दो तरीके के होते हैं, कौन से होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है, दो मेजर होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। व्हाट आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, ये देख रहे हो ऊपर ऊपर जो कॉर्टेक्स में, ये देखो यहाँ कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो है मैल्फिजियन कॉर्पसल देखो कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, और जो तुम्हारा जक्स्टामेडुलरी है उसका देखो थोड़ा नीचे है, ये मार्जिन है हमारी, ठीक है, ये कॉर्टेक्स रीजन, ये मेडुलरी रीजन, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में खत्म हो गया, मतलब पूरा ये सब ऊपर ही है इसका ज्यादा हिस्सा, और यही खत्म हो गया। जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उसका लूप ऑफ हेनली इतना डीप है ना, इतना डीप है, ठीक है, ये देखो क्या हुआ उससे, पूरा वो मेडुलरी रीजन में एक्सटेंड कर रहा है, बात समझ में आई। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ हेनलीज लूप, क्या वो कॉर्टेक्स में खत्म हो गया या वो डीप इनटू मेडुला एक्सटेंड कर रहा है। हमारी बॉडी में वी नो हर किडनी में 10 lakhs ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें से 80 to 85% 80 to 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन are cortical nephron, ठीक है, they have very short loop of Henle, इनका लूप ऑफ हेनली बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कम एक्सटेंड करता है, किसमें, मेडुला में। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन क्या होते हैं, कितना बच गया, 80 to 85, so they would be like 15 to 20% of total nephron, ठीक है, ऑलराइट।
और ये आर प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर क्लोज, दे आर प्रेजेंट एट द वेरी क्लोज जंक्शन। ये बहुत ऊपर डीप में प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ये क्लोज जंक्शन में प्रेजेंट है। किसके साथ? मेडुला और कॉर्टेक्स का जो जंक्शन है उसके साथ बहुत ही क्लोजली ये प्रेजेंट होते हैं। और इनका लूप ऑफ हेनली लाइज डीप इनटू द मेडुला। तो आई कैन राइट हियर लूप ऑफ हेनली, लूप लाइज डीप इनटू द मेडुला। इतनी बात समझ में आई? और एक चीज और, जो तुम्हारा ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है ना, दिस इज ओनली प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास कॉर्टिकली है। इसका अमाउंट बहुत ही कम होता है और प्रेजेंट भी किसमें होता है? ये सिर्फ ओनली इन बर्ड्स एंड मैमल्स, बाकियों में तो प्रेजेंट ही नहीं होता है। मैम क्या चीज? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जो मैम एक बार- जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। ये क्लासिफिकेशन समझ में आई सबको? इफ यस गिव मी अ क्विक थम्स अप एवरीवन, फटाफट से। बहुत ही इजी सी क्लासिफिकेशन थी। दोनों के डायग्राम आपके सामने हैं, जस्ट नोट इट डाउन इफ यू वांट, ड्रॉ द डायग्राम एज वेल। अब तुम्हें पता है नेफ्रॉन का डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है? इसमें वेजर रेक्टर ड्रॉ किया हुआ है तो डायग्राम समझ ही नहीं आ रहा है, बट यू गाइस नो क्या बनाना है। चलो टेक योर टाइम। चलो अब हमने बात कर ली नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। मैकेनिज्म शुरू करने से पहले हमें लास्ट टॉपिक एक और करना है, दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन यानी कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने हर पार्ट की हिस्टोलॉजी पढ़ी ही है। सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करेंगे। नेफ्रॉन में सबसे पहला पार्ट तुम्हारा कौन सा है? ग्लोमेरुलस, फिर बॉमेंस कैप्सूल, फिर पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनली, फिर डीसीटी। ठीक है, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ए ग्लोमेरुलस। ठीक है, कि ग्लोमेरुलस की हिस्टोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमें पता है कि ग्लोमेरुलस जो होता है इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, राइट? कि बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं व्हिच आर कवर्ड बाय एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम। ठीक है, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस में अब क्या एंडोथेलियम ही है, हमें सिंपल सी बात है, हमें पता है। सो इट इज अ आई कैन से anastomosing capillary covered by endothelium. ठीक है, network of capillaries covered by endothelium. endothelium किसकी? कैपिलरीज की। ठीक है, उनके बीच में होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड जो आपका बॉमेंस कैप्सूल है उसका एपिथेलियम। ठीक है, एन एपिथेलियम मेड अप ऑफ podocytes. What are podocytes? Which has pores on it. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनती है, वो तीन चीजों से बनती है। सबसे पहले एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, ठीक है, उनके बीच में यहाँ पे होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब इसके जस्ट ऊपर होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इसको कवर करती है। ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे हमारा है कौन सा? बॉमेंस कैप्सूल इसके नीचे। Here we have Bowman's capsule, right? तो जो बॉमेंस कैप्सूल की मेम्ब्रेन होती है उसमें से निकलते हैं एपिथेलियल से, तो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस एपिथेलियम ऑफ, ठीक है। तो अब ये तीन चीजें मिलके आपकी बेस वो मेम्ब्रेन बना रही हैं जिससे क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन हो रही है। इन तीनों से ही कवर करके फिल्ट्रेट यहाँ पे नीचे आता है। अब एपिथेलियम में ना ऐसे सेल्स होते हैं जो इसके ऊपर है, ऐसे पोडोसाइट, पोडो यानी फीट, इस तरीके के सेल्स, ये जिनके ऐसे पैर होते हैं इस तरीके से। ये सेल्स क्या करते हैं? एक लेयर पूरी बनाते हैं और मतलब पूरे एक लेयर ऑफ सेल्स बच जाती है ऐसे, और उनके बीच में पोर्स होते हैं।
उस पोर्स के थ्रू आपका फिल्ट्रेशन होता है। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर। तो सबसे पहले हमने ग्लोमेरुलस की बात करी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बहुत आराम से यहाँ से पास होके फिल्टर हो जाते हैं। अब बात करते हैं किसकी, बॉमन्स कैप्सूल की। वहां से फिल्ट्रेट हमारा बॉमन कैप्सूल में आया। हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो जो अब मैंने बताया जो बॉमन्स कैप्सूल है उसके ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसमें तो पोडोसाइट्स होते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय पोडोसाइट्स ओनली। ठीक है, सो पोडोसाइट फॉर्म्स inner wall of Bowman capsule. Inner wall of Bowman's capsule. ठीक है, अब हमें पता है कि जो बॉमन्स कैप्सूल में होते हैं जो गैप्स होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ये निकल जा सके। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, दिस आउटर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय स्क्वामस एपिथेलियम, फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, ऑलराइट। सो बॉमन्स कैप्सूल में एक ही एपिथेलियम हमें दिखता है, दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम। बॉमन्स कैप्सूल से अराइज होता है आपका पीसीटी। कौन सा ट्यूब अराइज हो रहा है, पीसीटी। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी, पीसीटी। पीसीटी के सेल्स कैसे होते हैं, हमने ये सारी स्क्वामस हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यू में पढ़ा है। हमें पता है किडनी में जो मेजर सेल्स होते हैं ना, किडनी में जो मेजर एपिथेलियम होता है दैट इज क्यूबॉइडल। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो जो पीसीटी होता है इट इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, विद माइक्रोविलाई यानी ब्रश बॉर्डर। मतलब ऐसा मान लो कि ये है तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर तुम्हारे क्यूबॉइडल सेल्स हैं। ठीक है, और क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर ये न्यूक्लियस हो गया इन सेल्स का, और इसके ऊपर छोटे छोटे से माइक्रोविलाई होते हैं ये। ठीक है, तो ऐसे एपिथेलियम को देयरफॉर कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। Therefore called as brush border epithelium. इतनी बात समझ में आई सबको? Yes or no? बताओ मुझे फटाफट। Is it clear? Yes, ma'am. Alright, ठीक है। और याद रखना PCT is very important. अभी लिखो, इसको समझाऊंगी बाद में। PCT is very important site for selective reabsorption. ठीक है, चलो पीसीटी समझ में आया। अब और नीचे जाते हैं, यानी हम जाएंगे अब लूप ऑफ हेनली के पास। ठीक है, कि देखते हैं लूप ऑफ हेनली का हमारा। हाँ बच्चे बोलो। मैम प्रीवियस स्लाइड करना एक बार, उसके ये लो, थोड़ा सा रह गया था। लूप ऑफ हेनली। So when we are discussing about loop of Henle, तो what we are going to find here, loop of Henle में हमारे पास क्या क्या होता है पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, कि we have सबसे पहले descending limb and ascending limb, right? Descending limb and ascending limb. और ascending limb में भी हम दो चीजें पढ़ते हैं, thick segment and thin segment, है ना? तो हमें सबके एपिथेलियम के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जब डिसेंडिंग लिम्ब की हम बात करते हैं, ये बहुत ही पतला होता है। डिसेंडिंग लिम्ब बहुत ही पतला होता है, बहुत ही थिन होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द असेंडिंग लिम्ब, तो फर्स्ट जब दोनों पार्ट्स जो होते हैं इसमें असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, लाइंड बाय स्क्वामस एपिथेलियम, और जो थिक वाला जो होता है, जो थिन है, जो ये भी थिन है और ये भी थिन है, तो थिन वाला भी कौन सा होगा, स्क्वामस एपिथेलियम।
और जो थिक पार्ट होगा और जो थिक सेगमेंट होगा वो थिक है, मोटा है। अभी मैंने बोला कौन सा एपिथेलियम सबसे कॉमन है, दैट इज क्यूबॉइडल। तो थिक सेगमेंट इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बहुत ही सिंपल है, हर जगह यही दिखेगा तुमको, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम चलते हैं, लूप ऑफ हेनली के बाद कौन सा है नेक्स्ट पार्ट बताओ। लूप ऑफ हेनली के बाद कौन सा होगा, कौन सी ट्यूब आती है लूप ऑफ हेनली के बाद? DCT। DCT। DCT, अच्छा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। तो DCT में क्या होता है? DCT में भी वही होता है जो PCT में होता है। PCT में कौन सा था, जल्दी बताओ? क्यूबॉइडल, ठीक है। बस था, PCT में ब्रश बॉर्डर होता है, ये याद रखना, ठीक है। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। PCT में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है और DCT में ब्रश बॉर्डर नहीं होता है, सिंपल होता है, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम व्हिच इज ग्लैंडुलर इन नेचर। ग्लैंडुलर होती है यानी सिक्रीशंस रिलीज करती है वो, ठीक है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं लास्ट में, हमारा लास्ट पार्ट। DCT किसमें मिलता है जाके? collecting duct, कलेक्टिंग डक्ट, राइट। Collecting duct also lined by cuboidal epithelium. ठीक है, which are ciliated at some points, which are ciliated at some points, yeah, at some intervals. So this is it about the histology of kidney. देख लो फटाफट। अभी we are done with नेफ्रॉन, ठीक। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया, नेफ्रॉन के टाइप्स हो गए, उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ ली हमने, सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए अब इस चैप्टर के, किडनी से लेके ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, देन नेफ्रॉन, ठीक है। आधे से ज्यादा चैप्टर हो गया, मेजर टॉपिक्स हो गए। अब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे रह गए इसमें, ठीक है। सबसे पहले अब हमें बात करनी है फिजियोलॉजी की। अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़े हैं, एनाटॉमी पढ़े हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फिजियोलॉजी, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन, के यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, ये जी यूरिन बनता कैसे, अभी तक इसकी बात तो हमने की ही नहीं है। यूरिन फॉर्मेशन, all right, you have few questions in front of you, just read them and give me the answer फटाफट से over the chat box. Everyone just read the question, give me the answer, like 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4. Let's see what we have here. Loop of Henle found in. Now read these two questions and give me the answer. All right. So अभी हमें बात करनी है यूरिन फॉर्मेशन की। We are discussing about the urine formation, right? कि यूरिन कैसे फॉर्म होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, यूरिन फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। You need to understand what are the various processes where urine formation occurs. So anyone has any idea कैसे यूरिन बनता है? बताओ। चलो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए फिल्ट्रेशन, यस और नो, मानते हो इस बात को? यस मैम। बताओ गाइस, है ना। सबसे पहले फिल्ट्रेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए फिल्ट्रेशन? मतलब ये मान लो कि ये आपका है ग्लोमेरुलस, है ना, दिस इज आवर ग्लोमेरुलस हियर। सबसे पहला काम क्या है जी? ब्लड से फिल्टर कराना, फिल्ट्रेट को। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाए। ब्लड यहाँ से बाहर निकल गया इफरेंट से, वेजर रेक्टा से घूमता हुआ चला जाएगा, फिल्ट्रेट आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? फिल्ट्रेट आ गया बॉमेंस कैप्सूल में। बॉमेंस कैप्सूल से इसमें आएगा सारा, ठीक है, लूप ऑफ हेनली में, और डीसीटी से बाहर चला जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इट मींस फिल्ट्रेट बन गया। अब पता होता क्या है कि जब वो फिल्ट्रेट बॉमेंस कैप्सूल में आता है ना,
when it comes to Bowman's capsule, what happens here is उसमें ना बहुत सारी अच्छी चीजें भी आ जाती हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें भी आ जाती हैं, जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज हो गया और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब क्या होता है, दे हैव टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बैक बिकॉज हमारे यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता है, वी डोंट हैव ग्लूकोज इन आवर यूरिन, सो इट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब बैक। वी डोंट हैव अमीनो एसिड इन आवर यूरिन, उसको भी रीअब्सॉर्ब करना है। सो नेक्स्ट स्टेप होता है ट्यूब में जाने के बाद उसका रीअब्सॉर्प्शन। तो सेकेंड स्टेप इज रीअब्सॉर्प्शन। एट द लास्ट कुछ और भी चीजें होती हैं बॉडी में जो रह जाती हैं, जो फिल्टर नहीं हुई है, या पानी है बहुत सारा जो रह गया है उसको वापसी ट्यूब में भेजना है। ठीक है, तो यानी बहुत सारी ट्यूब है हमारी, दिस इज अ ट्यूब, इसमें फिल्ट्रेट मूव कर रहे हैं, सो इट सम सब्सटेंसेस नीड टू रीअब्सॉर्ब्ड बैक। तो ये ऐसा एरो क्या दिखा रहा है, रीअब्सॉर्ब हो गए, यहाँ से फिल्टर हुए, बॉडी ने वापसी ले लिया, जी तुम बाहर नहीं जाओगे, वापसी आओ। अब क्या होगा, कुछ चीजें रह गई हैं, तो वो क्या होंगी, ट्यूब में आ जाएंगी वापसी, क्योंकि मैंने बार बार बॉमिन्स कैप्सूल में जो आया है ना उसको फिल्ट्रेट बोला है, उसको मैंने क्या बोला, फिल्ट्रेट। वो यूरिन नहीं है, वो फिल्ट्रेट है। यूरिन अभी बनेगा क्योंकि उसमें छेड़छाड़ी करनी है हमें, है ना, फिनिशिंग टच उसको देना है। तो बहुत सारी चीजें ट्यूब में ऐसे सिक्रीट होती हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? इतना बताओ पहले मुझे। Is it clear everyone? If yes, give me a quick thumbs up, please. Everyone. ये प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारे प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर कहते हैं ना किसी भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ने से पहले ना उसका ब्लूप्रिंट पता होना बहुत जरूरी है तुम्हें। ठीक है, कि तुम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन में क्या क्या होता है, हमें नहीं पता, एटलीस्ट हमें नाम तो बताऊं पहले, जी ऐसा ऐसा होता है, होता क्या है फिर वो देखेंगे। ठीक है, आदर्श, अंजलि, दिव्या, आदिल, शीतल, इज इट क्लियर एवरीवन? 3 प्रोसेस होंगे। पहले फिल्टर होगा, अच्छी चीजें जो आ गई हैं बाय मिस्टेक या ड्यू टू पोर साइज, है ना, मान लो, मतलब ऐसा मान लो कि जो पोर है और हमारी कुछ अच्छे सब्सटेंस का साइज इतना है, वो तो बड़े प्यार से फिल्टर हो गए, तो बॉडी उनको वापस रीअब्सॉर्ब करेगी और चीजें रह गई उनको सिक्रीट करेगी। तो देयर आर 3 स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। इज इट क्लियर? ब्लूप्रिंट समझ में आया यूरिन फॉर्मेशन का? मैं ट्यूबुलर का पता है आपने? ये आवाज आपकी ब्रेक। ट्यूबुलर सिक्रीशन, अच्छा, ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब होता है ट्यूब में सिक्रीट होना, कुछ सब्सटेंस का ट्यूब में से आना। ठीक है, बॉडी में ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो बॉडी से बाहर जाने हैं, जो हम कहते हैं ना यूरिन में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यूरिन में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सक्रीट होते हैं साथ में हमारी बॉडी के, जो एक्स्ट्रा सोडियम ले लिया तुमने, एक्स्ट्रा कोई भी आयरन तुम्हारी बॉडी में, तो इट विल फिल्टर आउट फ्रॉम द यूरिन। सो नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज कि बहुत सारे सब्सटेंसेस रह गए हैं जो फिल्टर नहीं हुए हैं, जो ऊपर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से फिल्टर होके नहीं आए, तो ट्यूब में सिक्रीट होते हैं, ऐसे यहाँ से बाहर निकलते हैं इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, ट्यूब में दोबारा से एब्जॉर्ब होना और ट्यूब में सिक्रीट होना, बस ये 3 स्टेप होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। ये देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, secretion, and these 3 processes leads to formation of urine at the last. आई बात समझ में सबको? yes or no? Yes sir. In urine formation, there are 3 steps which are involved. So first we are going to start with the glomerular filtration. Yeah, this is also called as ultrafiltration. ठीक है, या इसको एक और नाम दिया जाता है, that is Starling's hypothesis. Starling's hypothesis. ठीक है, ये भी इसका नाम है। These 3 names
given to this particular process. ठीक है, क्या होता है उसकी हम बात करें कि सबसे पहले जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ना, इट इज अ पासिव प्रोसेस, इट इज अ पासिव प्रोसेस, और यहाँ पे फिल्ट्रेशन होनी है। ठीक है, हमें पता है वी नीड टू फिल्टर यहाँ पे ब्लड। अब मैंने ये तुमको ये बताया, जो मेम्ब्रेन होती है, जो फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय थ्री लेयर्स। कौन-कौन? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, basement membrane in between them, and epithelium of Bowman's capsule which has podocytes, जिसके पास हमने क्या पढ़ा है, पोडोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट हियर, जिसकी वजह से बेसिकली फिल्टर कैसे होगा, प्रेशर की वजह से होगा, है ना। तुम छन्नी होती है तुम्हारे पास, तुम चाय छानते हो और फिर प्रेशर पड़ता है और वो फिल्टर हो जाती है यूनिट। तो यहाँ पे भी प्रेशर, अब होता क्या है, एफरेंट है, एफरेंट से ब्लड आ रहा है, लेकिन जो एफरेंट होती है ना, जो अंदर में, एफरेंट का डायमीटर जो होता है वो एफरेंट से कम होता है। तो जब वॉल्यूम कम हो गया अंदर का, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अंदर में क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। ग्लोमेरुलर देखो ब्रॉड है, ये जो आ रही है वो ब्रॉड है, अंदर वाली थिन है, अंदर वाली और पतली हो गई। तो वही वाली चीज है कि लोग ज्यादा है, स्कूल की छुट्टी होती है, लोग ज्यादा होते हैं, दरवाजा छोटा सा है, तो वहां पे धक्का मुक्की, प्रेशर, शोर, गिरना वरना सब हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि ड्यू टू दैट एफरेंट का जो डायमीटर ज्यादा होता है और इंटरनल कैपिलरीज का डायमीटर कम होता है, तो ब्लड आता तो ज्यादा है, अंदर फ्लो नहीं कर पाता है, तो प्रेशर जनरेट हो जाता है। प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका फिल्ट्रेशन को वो प्रमोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे, एंड ब्लड इज अ फ्लूइड, राइट, ब्लड इज अ फ्लूइड, तो वो भी कुछ प्रेशर लगाता है। कौन सा प्रेशर लगाता है उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे कि हाउ नेट प्रेशर क्या है, कि ठीक है ये कैपिलरी है, ये ब्लड फ्लो करके जा रहा था, कुछ प्रेशर लगा तो फिल्टर हो गया। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट प्रेशर? ठीक है, हम उसकी बात यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले द इफेक्टिव filtration pressure is determined by three pressure. ठीक है, let me write here. The effective filtration pressure, ऐसा प्रेशर जो फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, right, the effective filtration pressure is determined by first GBHP. What is that? Glomerular blood pressure. What is hydrostatic pressure? बताओ मुझे, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो तुम, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है मुझे बताओ फटाफट से। स्टैटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि इट इज द प्रेशर, ठीक है, वही सेम प्रेशर यहाँ पे होता है। सो दिस इज द प्रेशर दैट अ फ्लूइड that a fluid exerts against the wall of its container. किसी कंटेनर में कोई भी फ्लूइड होता है, आइदर गैस और लिक्विड, तो उसके पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है। हमें पता है कि फ्लूइड्स की काइनेटिक एनर्जी, फ्लूइड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो सॉलिड के पार्टिकल से ज्यादा होती है। यस और नो? सही बोल रही हूँ मैं, है ना? यस मैम, बिल्कुल सही बात है। तो वो अंदर में होता है, तो वो कंटेनर के वॉल में भी तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, है ना? तो पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इट इज अ फोर्स दैट अ फ्लूइड under pressure, that a fluid under pressure exerts against the wall of container, against the wall of container, ठीक है। तो यानी मान लो ये तुम्हारा दिस इज हमारा बॉमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, ठीक है।
में ब्लड कर रहा है, तो ब्लड के पार्टिकल कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे। हाँ, ये जो फोर्स है GVH में पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रही है ना, क्योंकि जब तुम्हें तो पेशेंट को करने एक फोर्स एक फोर्स लग रही है ऐसे ऊपर की तरफ, दो फोर्स फिल्ट्रेशन को प्रमोट करेगी। जल्दी मुझे दोनों में से कौन सी फोर्स फिल्टर को प्रमोट करेगी, ए या बी? गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू? ये बताओ मुझे। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है और स्क्रीन पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा।